हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद तो है कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का यह क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि फिजिक्स का आज शुभारंभ हो रहा है। फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर का आज हम शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर भी है बहुत जबरदस्त, नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, यानी कि प्रकाश के बारे में हमें पूरे इस चैप्टर में पढ़ना है। साइंस में 3 पार्ट होते हैं, जिसमें बच्चों का सबसे ज्यादा पसंदीदा जो सब्जेक्ट होता है ना, वो फिजिक्स होता है। दूसरे नंबर पे बायोलॉजी होता है और तीसरे नंबर पे बच्चे केमिस्ट्री को वैल्यू देते हैं। और आज बच्चों का सबसे ज्यादा पसंदीदा यह सब्जेक्ट फिजिक्स शुरू हो रहा है। फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आज की क्लास को आप पूरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, हमें पूरा सिलेबस समझने में यह चैप्टर मदद करेगा। इस पूरे चैप्टर को अगर बहुत बढ़िया से समझना है, इस पूरे चैप्टर को एकदम बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझना है, तो फिर आज का यह क्लास आपको पूरा देखनी चाहिए, शुरू से लेकर के अंत तक। प्यारे बच्चों, आज बेसिक क्लास भी होगा, प्रकाश का एक इंट्रोडक्शन क्लास भी होगा। आप लोगों को इस पूरे चैप्टर का एक आधार दिया जाएगा ताकि इस पूरे चैप्टर को आप बढ़िया से समझ सके। हमें उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक इस क्लास को करेंगे। प्रॉमिस करिए हमसे कि हाँ सर जी, हम इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक करेंगे। एक एक चीज को, एक भी चीज को मिस नहीं करेंगे, इतना सा भी मिस नहीं करेंगे सर, पूरा देखेंगे। पहले सभी बच्चे हमसे प्रॉमिस करिए, और अगर प्रॉमिस कर रहे हैं तो जल्दी से सभी बच्चे क्लास को शेयर भी कर दीजिए, और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज बहुत तगड़ा क्लास होने वाला है भाई। ठीक है ना? सभी बच्चे जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, जल्दी से क्लास को शेयर करिए, ताकि सभी बच्चे आज की इस क्लास में जुड़ जाएं। ठीक है ना? प्रकाश का प्रवर्तन, अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि चैप्टर कौन सा है? रिफ्लेक्शन। देखो बाबू, प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ये दोनों चैप्टर लगभग सेम है। प्रकाश का प्रवर्तन की बात करें, प्रकाश के अपवर्तन की बात करें, तो ये दोनों चैप्टर लगभग सेम है। अगर आप एनसीईआरटी किताब को देखेंगे ना, तो उसमें दोनों चैप्टर बराबर है। एनसीईआरटी किताब में दोनों चैप्टर एक ही में मिला दिया गया है, प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन, ऐसे करके। लेकिन प्यारे बच्चे, अगर भारती भवन के किताब को उठाएं तो भारती भवन के किताब में अलग अलग है। प्रकाश का अपवर्तन एक अलग चैप्टर, प्रकाश का अपवर्तन एक अलग चैप्टर, प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन अलग अलग चैप्टर में है। और ये बढ़िया भी है, ताकि आप प्रकाश का प्रवर्तन भी बढ़िया से समझ लें और प्रकाश का अपवर्तन भी बढ़िया से समझ लें। तो सभी बच्चे आज की क्लास को एंजॉय करिए बहुत ही शानदार तरीके से। और हाँ, जो भी बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं, उन सभी बच्चों को हम पहले आगाह कर देते हैं कि जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं, वो सभी बच्चे टॉपर बैच में भी जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग हर एक कॉन्सेप्ट को समझ सकें और हर एक कॉन्सेप्ट को जान सकें। ठीक है ना? बताओ बाबू। और 1-2 बच्चे तो ऐसे हैं ना, जब क्लास में जुड़ते हैं उसी समय से कमेंट करना शुरू कर देते हैं, ऐसा रिकॉर्डेड क्लास है। पता है क्यों कमेंट करते हैं? इसलिए क्योंकि उनका नाम हम ले सके। भाई कुछ स्पेशल करते हैं ना, ताकि हम उनका नाम ले लें कि देखिए ये लड़के ये कमेंट कर रहे हैं। तो हम बच्चों की राजनीति को समझ गए हैं। ठीक है ना? हाँ, बच्चों की राजनीति को समझ गए। अरे पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ाते हैं और राजनीति आप हमें सिखाते हैं। बताइए। चलिए, आज की क्लास को हम एकदम बेहतरीन तरीके से शुरू करते हैं बाबू। टॉपर बैच में जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं, वो जल्दी जल्दी से आप लोग एडमिशन ले लीजिएगा, ताकि आप सभी बच्चे आज की इस क्लास को बेहतर तरीके से करें। आगे आप लोग टेस्ट दें, आप लोगों को नोट्स मिले, तो सब कुछ आप लोगों को मिलते रहे। ठीक है ना? तो इसलिए टॉपर बैच बहुत जरूरी है। आज का ये मोटिवेशन है प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए। ठीक है ना? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? बहुत सारे लोग ना अपने सक्सेस को किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। अरे किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, किस्मत में होगा तो ये आ जाएगा। अरे यार, इतना मेहनत करने से क्या फायदा है? किस्मत अगर होगा तो हो ही जाएगा। अगर जो भी लोग अपनी कामयाबी को किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं, तो सुन लीजिए, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है।
अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आपके इरादों में दम होगा तो मंजिल आपके सामने नतमस्तक हो जाएगी। आपका जो लक्ष्य है वो आपके सामने आकर के झुकेगा, ठीक है ना। लेकिन किस्मत के भरोसे अगर बैठे रहेंगे तो किस्मत का आजमाइश तो जुए में होती है, ध्यान रखिए। अगर किस्मत के भरोसे बैठे हैं तो आप समझिए जुआ खेल रहे हैं, क्योंकि किस्मत की आजमाइश जुए में ही होती है। मेहनत करने वाले लोग कभी भी किस्मत पे भरोसा नहीं करते, ठीक है ना। जो किस्मत पे भरोसा करते हैं वो जीवन में कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं, ध्यान रखिए। अगर जीवन में सक्सेस होना है, किस्मत के भरोसे मत बैठिए, कभी मत बैठिए, ये ध्यान रखिएगा बात, ठीक है ना। दूसरी बात, एक और मोटिवेशन आपके लिए जबरदस्त है, आज आपको पूरा मोटिवेट करेंगे, ठीक है ना। कहते हैं कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। कहते हैं प्यारे बच्चों कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। अभी तो आपने शुरुआत किया है, अभी तो बहुत सारे जीत हार आपके जीवन में आते रहेंगे। कभी आप अपने इस जीवन में हार जाइएगा, कभी आपको इस जीवन में बहुत बड़ा जीत मिलेगा। अभी तो जीवन का पूरा लक्ष्य ही बाकी है, जीवन का पूरा सार बाकी है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहां से चले हैं हम नई मंजिल के लिए। यह तो सिर्फ एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, ठीक है ना। यह तो सिर्फ एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। प्यारे बच्चों, आज हम भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का शुरुआत कर रहे हैं। फिजिक्स के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। सबसे पहली बात, आप लोगों को अगर पता हो कि फिजिक्स में हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। देखो बाबू, पहले बहुत समय पहले फिजिक्स का भारती भवन का ये किताब आता था, उसके बाद चेंज हुआ तो फिर भारती भवन का ये किताब आने लगा, ठीक है ना। भारती भवन का ये वाला किताब आने लगा। और आपको बता दें कि साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं, 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि सोशल साइंस के लिए आप बिहार बोर्ड वाला किताब यूज करिए, लेकिन साइंस के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है भारती भवन। भारती भवन से जब हम कोर्स का शुरुआत कर रहे थे उस समय भी बोले थे कि साइंस हम आपको भारती भवन से ही पढ़ाएंगे, यानी कि पूरा कंटेंट भारती भवन का नहीं होगा, लेकिन अधिकांश चीजें आपको भारती भवन के अनुसार मिलेगा। टॉपिक जैसे टॉपिक हो गया वो भारती भवन के अनुसार मिलेगा। तो आप लोगों को यहाँ पे 6 चैप्टर पढ़ना है। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा के स्रोत। देखो बाबू, इसमें अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात की जाए कि गुरुजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो ये सबसे पहला और दूसरा चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विद्युत धारा वाला चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जैसे पहला नंबर पर इसको हम रखेंगे, दूसरा नंबर पर विद्युत धारा चैप्टर को रखेंगे, थर्ड नंबर पर हम ये वाला चैप्टर रखेंगे, फोर्थ नंबर पर हम ये वाला चैप्टर रखेंगे और 5 नंबर पर हम ये वाला चैप्टर रखेंगे। इंपॉर्टेंट के अनुसार कि कौन चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, इस अनुसार से हम चैप्टर का बंटवारा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर शुरू कर रहे हैं और लगभग हमें मान करके चलना होगा कि लगभग 8 से 10 घंटे के लेक्चर में ये पूरा चैप्टर खत्म होगा, ठीक है ना। लगभग 8 से 10 घंटे का लेक्चर जब होगा पूरा कंप्लीट, तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाए, ठीक है ना। तो एकदम मन से आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा। अच्छा, एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं अगर साइंस का, ठीक है ना, हम बात करते हैं साइंस का, क्योंकि हम लोग जो आज सब्जेक्ट का शुरुआत कर रहे हैं वो सब्जेक्ट क्या है, साइंस है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर साइंस के बारे में बात करें तो साइंस जो सब्जेक्ट है हमें 10वीं क्लास में जो पढ़ना है, 10th क्लास के अनुसार हम बात कर रहे हैं, हमें फिजिक्स पढ़ना होगा, दूसरी बात हमें केमिस्ट्री पढ़ना होगा, और तीसरी चीज प्यारे बच्चे हमें बायोलॉजी पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 चीजें हम लोगों को पढ़ना होता है, ये 3 चीजें हम लोग को पढ़ना होता है, जिसमें आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा फिजिक्स है, जो हमारा फिजिक्स है, इसमें प्यारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ हम लोग निर्जीव चीजों के बारे में पढ़ेंगे। कभी भी सजीव चीज के बारे में फिजिक्स में पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। हमेशा निर्जीव यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में। और यह जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में हम लोग सजीव के बारे में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में हम लोगों को सजीव के बारे में पढ़ना है। अगर फिजिक्स में आएंगे तो फिजिक्स में हम लोगों को निर्जीव के बारे में पढ़ना है।
तो फिजिक्स में निर्जीव के बारे में पढ़ेंगे, इधर बायोलॉजी में हम सजीव के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो आप केमिस्ट्री देख रहे हैं ना, इसका शुरुआत तो हम कर ही दिए हैं और इसके बारे में पूरा बता दिए हैं कि केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है। केमिस्ट्री का एक चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट भी हम करा दिए हैं, बच गया है। तो फिजिक्स अभी शुरू नहीं हुआ था, बायोलॉजी अभी शुरू नहीं हुआ था। तो फिजिक्स में हमें निर्जीव के बारे में, बायोलॉजी में सजीव के बारे में। ज्यादा चर्चा हम लोगों को फिजिक्स के बारे में आज करना है, क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं बाबू, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को पहले पढ़ लिए होंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग बैठे होंगे कि अभी तक सर नहीं पढ़ाए, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे, लेकिन किस तरीके से पढ़े हैं जरा एक बार तरीका मिला लीजिएगा जब हम पढ़ाएंगे। कितना पढ़े हैं वो मिला लीजिएगा जब हम पढ़ाएंगे। कितना पहले समझ में आया था और जब हम पढ़ाएं तो कितना समझ में आया, ये मिला लीजिएगा, तब आप डिसाइड करिएगा कि टारगेट बोर्ड में क्या स्पेशल मिलता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपसे पूछ दिया कि व्हाट इज फिजिक्स, क्या जवाब दीजिएगा? भौतिक विज्ञान क्या है, क्या जवाब दीजिएगा? अगर कोई आपसे पूछे कि, अगर कोई आपसे पूछ दिया कि आज क्या पढ़े हो, आप बोल दिए कि हम तो फिजिक्स पढ़े हैं। कोई पूछ दिया कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, क्या बताइएगा आप? क्या बताइएगा? फिजिक्स का परिभाषा क्या बताइएगा? बड़ा सिंपल है, फिजिक्स का परिभाषा बड़ा सिंपल है, सीधे कहिएगा विज्ञान की वह शाखा। चूंकि प्यारे बच्चों ये विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है ना, फिजिक्स जो है वो विज्ञान की एक शाखा है। तो हम लोग सीधे लिखेंगे फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि जो कुछ भी हमारे आसपास में है सब नेचर है, सब प्राकृतिक है, और प्राकृतिक में जो कुछ भी घटना घट रहा है उन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में, ठीक है ना। प्रकृति में जो कुछ भी घटना घट रहा है सबके बारे में हम लोग कहां पढ़ेंगे? फिजिक्स में पढ़ेंगे। जैसे मौसम का बदलना, फिजिक्स, बादल का बनना, फिजिक्स, वर्षा हो रहा है, फिजिक्स, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य चमक रहा है, चंद्रमा चमक रहा है, ठीक है ना। ये जो आप लोग देख रहे हैं लाइट, ये इस कमरे में इतना सारा लाइट है, सब क्या है? फिजिक्स है। आप मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल क्या है? फिजिक्स है। हम पेन यूज कर रहे हैं, हम यहां पर विद्युत से चलने वाला ये डिजिटल बोर्ड यूज कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक से चलता है, ये क्या है? फिजिक्स है। आप कहेंगे सर फिजिक्स कैसे? इलेक्ट्रिक के बारे में किस में पढ़ना है? विद्युत धारा, विद्युत धारा के बारे में किस में पढ़ना है? फिजिक्स में। ये फिजिक्स है। तो प्यारे बच्चे, प्रकृति में जो भी घटना घट रहा है सबके बारे में हम लोग ये कहां पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना। विज्ञान की वह शाखा, सीधे लिखिएगा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। समझ में आया बाबू? समझ में आ गया ना? सीधे लिखिएगा। चलिए हम आपको परिभाषा लिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन कर दे कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, आप लोग प्यारे बच्चे समझिएगा, ठीक है ना। जितना बेसिक से, हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। हम ये मान लेते हैं कि आपको फिजिक्स में अभी तक कुछ नहीं आता है, एकदम निचले लेवल से हमको सिखाना है, वहां से हम शुरू करने वाले हैं। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहला तो कि भौतिक विज्ञान जो है वो विज्ञान की एक शाखा है। तो हम लोग लिखेंगे कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है। लिखेंगे क्या है? क्या है? विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, यह विज्ञान की एक, यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें इसमें हम लोग प्रकृति में घट रहे, में हम लोग प्रकृति में घट रहे, में हम लोग प्रकृति में घट रहे प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, घटनाओं के बारे में, घटनाओं के बारे में
अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते, समझ में आ गया बाबू? जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल हम आपको भी दिए है ना, एग्जाम्पल हम बहुत सारा दे सकते हैं। जैसे मौसम का बदलना, मौसम का बदलना, बादल का बनना, बादल का बनना, वर्षा होना, वर्षा का होना, ग्रहण, चंद्र ग्रहण, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्यास्त, यानी कि सूर्य उग रहा है, सूर्य डूब रहा है, इस सब कुछ हम लोगों को फिजिक्स में ही पढ़ना है बाबू, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो भौतिक विज्ञान मतलब समझ में आ गया? जिन बच्चों को भौतिक विज्ञान मतलब समझ में आ गया हो, एक बार आप कमेंट करके हमें बताइए भौतिक विज्ञान। बताओ बाबू, ये छोटा सा है, मतलब जब हम चैप्टर का शुरुआत कर रहे थे तो हमें लगा कि पहले फिजिक्स के बारे में बता देनी चाहिए, इसलिए हमने पहले आपको फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दी। अब आप लोग हमें बताइए कि क्या यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो हम लोग सीधे चैप्टर में आते हैं। चैप्टर का नाम क्या है प्यारे बच्चों? जरा ध्यान से सुनना आप लोग। चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन। चैप्टर का क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर का नाम है। इसमें हम लोगों को दो चीजों के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। आज तो सबसे पहले हम आप लोगों को इस पूरे क्लास में, आज हम इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के बारे में पढ़ाएंगे। बाकी तो प्रवर्तन के बारे में हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन आज का जो क्लास होगा स्पेशली किस पर बेस्ड होगा? लाइट। इसी को प्यारे बच्चे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। अच्छा एक बात, अब लाइट का स्पेलिंग बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है ना। लाइट का स्पेलिंग बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। कुछ बच्चे फेसबुक चलाते चलाते इतने फेसबुक के आदी हो गए हैं कि वो लाइट ऐसे लिख देते हैं, LITE, ठीक है ना। क्योंकि फेसबुक में एक लाइट एप्लीकेशन आता है और बच्चे अधिकांश अपने मोबाइल में वही डाउनलोड करके रखते हैं, तो बहुत सारे बच्चे LITE लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को लाइट का स्पेलिंग लिखना हो तो LIGHT लिखिएगा, ठीक है ना। हाँ, समझ में आया बाबू? बहुत सारे बच्चे LITE लिखते हैं, जो कि गलत होगा, LIGHT लिखिएगा। तो आज के इस पूरे क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा एक बात, प्रकाश के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो प्रकाश के बारे में बहुत विस्तार से बताएंगे, ठीक है ना। प्रकाश के बारे में बहुत विस्तार से बताएंगे। प्रकाश क्या है? सबसे पहली बात तो ये, आज हम इस कमरे में पढ़ा रहे हैं, इस कमरे में प्रकाश है। इस कमरे में क्या है बाबू? प्रकाश है, ठीक है ना। इस कमरे में क्या है? प्रकाश है। अगर हम इस कमरे से प्रकाश को हटा दें तो क्या होगा? सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन का आप हमें जवाब दीजिए। अगर इस कमरे से हम प्रकाश को हटा दें तो क्या होगा? प्रकाश मतलब जितना भी लाइट है ना, सब बंद कर दें तो क्या होगा? क्या होगा बाबू? जल्दी से बताइए, करके देखते हैं। क्या जब फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो पूरा एक्सपेरिमेंट ही कर लेते हैं, ठीक है ना। इस पूरे कमरे में से हम लाइट को खत्म करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बहुत सारे बच्चे लिख भी रहे हैं अंधेरा हो जाता है सर। चलिए अंधेरा करके देखते हैं हम, ठीक है ना। अरे बच्चों अभी आप लोग देख रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं क्या? देख रहे होंगे, लेकिन सिर्फ ब्लैक ब्लैक, पूरा खाली काला काला दिख रहा होगा, पूरा काला दिख रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि इस कमरे में से प्रकाश को खत्म कर दिया गया है। अब प्यारे बच्चे हम एक छोटा सा प्रकाश जलाते हैं। देखिए अब एक छोटा सा प्रकाश जलाए, अब आप हमें थोड़ा बहुत देख रहे होंगे,
हम अपने मोबाइल का टॉर्च जला लिए, ठीक है ना। अब हम अपने मोबाइल का जब टॉर्च जलाए तो आप हमें थोड़ा सा देख रहे हैं, यानी कि जब प्रकाश आया तो आप हमें देखे। चलिए प्रकाश को हम बंद करते हैं, फिर से आप हमें नहीं देख रहे हैं, यानी कि आप हमें सिर्फ और सिर्फ प्रकाश की उपस्थिति में ही देख पा रहे हैं। आप हमें सिर्फ और सिर्फ प्रकाश की उपस्थिति में देख पा रहे हैं। अच्छा, अरे एक बच्चे कह रहे हैं कि सर हम आपको देख रहे हैं, आप भूत बन गए। अरे बाप रे बाप, मैंने भूतों से दर्शन तुम लोग का हो गया है ना जी, तब ना पहचान लेते हो कि भूत बन गए हैं। बाबू आप समझिएगा कि प्रकाश जब नहीं होता है तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। आपको अगर कोई कह दे कि आंख का काम है किसी भी चीज को देखना, लेकिन उल्लू थोड़ी हो कि रात में देख लोगे किसी चीज को। उल्लू जो है ना वो रात में अंधेरा में देख लेता है। अगर कोई स्टूडेंट इसमें से ये कह रहा है कि हमको रात में दिखाई पड़ता है तो समझो कि या तो उल्लू को आंख लगेले है या तो पिछला जन्म में उल्लू था। ठीक है ना। हाँ, नहीं ना हो कोई जी, कोई ऐसे नहीं, हाँ कोई भी ऐसे नहीं ना हो जिसको रात में दिखाई देता है, बिना प्रकाश के दिखाई दे देता है अंधेरी रात में। हाँ, अब तो फिर दिक्कत है, सोचना पड़ेगा दया। सोच लो। ठीक है ना बाबू। यानी कि प्रकाश का काम है किसी भी वस्तु को देखना। हम अपनी आंख से जरूर किसी भी वस्तु को देखते हैं, लेकिन आंखियों तभी काम करेगा जब प्रकाश रहेगा। आंख हमारा तभी काम करता है जब प्रकाश रहता है। आप किसी को फोन लगाते हैं, फोन में रिचार्ज रहता है तभी ना काम करता है, नहीं तो कह देगा कि इनकमिंग कॉल इज नॉट अवेलेबल। ठीक है ना। या फिर आपके मोबाइल में रिचार्ज खत्म है, फिर रिचार्ज करते हैं तब आप फोन लगा लेते हैं। वैसे ही समझिए कि आंख जो है ना ये कोनो काम का चीज नहीं है, नहीं तो फिर बहुत काम का चीज है, लेकिन ये काम का चीज तभी है जब इसको लाइट मिलेगा, जब प्रकाश मिलेगा। ठीक है ना। भगवान आंख तो जरूर दिए। देखो बाबू, हमारे शरीर का सभी अंग अंधेरा में भी काम करता है। ठीक है ना। हाथ पैर चलाना हो चलाइए, खूब अंधेरों में चलेगा। सांस ले रहे हैं, अंधेरा में भी सांस लीजिए। ऐसा हुआ है कि लाइट रहेगा तब ये सांस ले पाएंगे, और नहीं तो दम घुटने लगेगा। ऐसा होता है का? नहीं होगा। लाइट रहे चाहे ना रहे, अंधेरी रात में भी एकदम सनासन सांस खींच लेते हैं। कोई भी काम आप अंधेरा में कर सकते हैं, दुनिया का हर काम आप अंधेरे में कर लीजिए, पूरे शरीर का पार्ट आपका अंधेरा में काम करेगा, लेकिन आंख जो है वो अंधेरा में काम नहीं करेगा। आंख खोलने रहिए, लेकिन अंधेरा है तो आंखिया कहेगा कि नहीं कुछ बुझाता है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया ना। यानी कि आपको देखने के लिए आंखों का नहीं बल्कि आंखों के साथ साथ प्रकाश का भी जरूरत है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश किसे कहते हैं तो सीधे बताइएगा, प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक ऊर्जा है, या फिर प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है ना। प्रकाश के उपस्थिति में ही हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि प्रकाश क्या है, बाबू समझिएगा जरा ध्यान से। अगर कोई आपसे पूछ दे क्वेश्चन, प्रकाश क्या है ना। अगर कोई आपसे पूछ दे कि प्रकाश क्या है, क्या जवाब दोगे आप? क्या जवाब देंगे? लिखेंगे कि प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं। ठीक है ना। सेम आप एकदम लिख दीजिए, प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है। लिखिए, प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है। प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है। प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है, बाहरी भौतिक कारक है इसके उपस्थिति में, जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं, किसी भी वस्तु को देखते हैं, भी वस्तु को हैं।
समझ में आया बाबू? प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। अगर कोई प्रकाश का परिभाषा पूछे, सिर्फ इतना ही बताना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। समझ में आ गया? अगर कोई आपसे प्रकाश का परिभाषा पूछे तो सिर्फ इतना ही बताना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बताओ बाबू, कॉन्सेप्ट क्लियर? डबल सी लिखो जल्दी से, बताइए जल्दी से। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो एक बार जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताओ बाबू। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी से बता दीजिए। यस सर। ये क्या लिख रहे हैं? फिजिक्स के जनक कौन है? अच्छा, फिजिक्स के जनक। बाबू चलो बढ़िया सवाल है। यहां पे आप लोगों को हम फिजिक्स के बारे में बता रहे थे, लेकिन अब आप लोगों का सवाल है कि फिजिक्स के जनक कौन है? जनक। चलिए बहुत बढ़िया, तो जनक के बारे में हम बातचीत थोड़ा सा कर लेते हैं। आप लोग 9th क्लास में एक वैज्ञानिक का नाम सुने होंगे, गैलीलियो गैलीली। नाम सुने हो बाबू? बताओ तो जल्दी से। गैलीलियो गैलीली सुने हैं कि नहीं सुने हैं? गैलीलियो 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 गैलीली गैलीलियो गैलीली, यही फादर ऑफ फिजिक्स। गैलीलियो गैलीली, अगर फादर ऑफ फिजिक्स की बात किया जाए तो यही है, गैलीलियो गैलीली। ठीक है ना? फादर ऑफ फिजिक्स किनको कहा जाता है? गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, अब आगे बढ़े बाबू। अब लेकिन एक चीज आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि फिजिक्स में 2-3 लोगों का बहुत ज्यादा योगदान है। सिर्फ गैलीलियो गैलीली को ही फादर ऑफ फिजिक्स कहना क्या ये सही होगा? नहीं, नहीं होगा। तो फिजिक्स के अलावा, गैलीलियो गैलीली के अलावा ध्यान रखिएगा, सर आइजक न्यूटन, यानी कि न्यूटन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। और एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान। ये तीनों व्यक्ति हैं और फादर ऑफ फिजिक्स ये तीनों। ये अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी है बाबू, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु हैं, अरस्तु। ठीक है ना? फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाए तो गैलीलियो गैलीली, न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। समझ में आ गया बाबू? ठीक है ना? क्योंकि ये तीनों व्यक्ति ऐसे हैं जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है फिजिक्स में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, किसी एक को कहना सही नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्रकाश के ऊपर बातचीत कर रहे थे कि प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जो किसी भी वस्तु को देखने में हमें अनुभूति प्रदान करता है, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। अच्छा, अब दूसरे चीज पर हम लोग बात करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम एक चीज पर बात करते हैं, प्रकाश के बारे में कुछ जरूरी बातें। जैसे मान लिया जाए हम बोल चाल रहे हैं, हमारे अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है, हमारे अंदर ऊर्जा है, तब ये ना हम बोल रहे हैं। ये मोबाइल जो है प्यारे बच्चे, ये खुला हुआ है, ये मोबाइल ऑन है। ये मोबाइल क्या है? ऑन है। समझ में आ गया ना? ये मोबाइल क्या है? ऑन है। और अगर ये मोबाइल ऑन है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर ऊर्जा है। अगर ये मोबाइल ऑन है, इसका मतलब कि इसके अंदर क्या है? ऊर्जा है। ध्यान से सुनिएगा, पहले समझिएगा। अगर इसके अंदर ऊर्जा है तभी ये मोबाइल काम कर रहा है। तो क्या प्यारे बच्चों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है? हां या ना? क्या प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है? हां या ना बाबू, जल्दी से बताओ। क्या प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है? हां या ना? कितने बच्चे बता पाएंगे? यस और नो, पूरा कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, चाहे तो यस से चाहे तो नो से। ठीक है ना? चाहे तो यस चाहे तो नो। क्या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है? अगर हां कह रहे हैं तब तो सही है, अगर ना कह रहे हैं तो उनको एक चीज कहते हैं हम, आपके आंख पर एक जोरदार बहुत पावर वाला एक जला दिया जाए टॉर्च, आप इस आंख खोल ले हैं, आपके ऊपर टॉर्च जला दिया जाए, तुरंत आपका आंख बंद हो जाता है, आंख आपका तुरंत बंद हो जाता है। तुरंत कहे आंख पर टॉर्च मत जलाओ जी, कहते हैं कि नहीं कहते हैं?
आपकी आंखें पर जैसे ही टॉर्च मारेगा, आप कहिए आंख पर टॉर्च मत जलाओ, दिमाग नहीं है, आंख पर टॉर्च जला दिया, आपका आंख बंद हो जाता है। यानी कि प्रकाश में इतनी ऊर्जा है कि वो आपका आंख बंद करवा देगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? प्रकाश के अंदर इतनी ऊर्जा है कि वो आपको आंखियां तक बंद करवा दिया। अगर उसमें ऊर्जा नहीं होता तो क्या मतलब ये सब कुछ होता? नहीं। यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। बहुत महत्वपूर्ण बात है बाबू, याद रखिएगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है ना? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। अच्छा, दूसरी बात हम और भी बात करते हैं, खाली प्रकाश के बारे में आज बात करेंगे। जैसे यहां पे तो हवा है, ठीक है ना? हवा है तो प्रकाश अच्छा से काम कर रहा है। लेकिन अगर हम चांद पे चले जाएं तो चांद पे तो हवा नहीं है। यहां तो वायु है ना, वायुमंडल है, लेकिन चांद पे तो वायु नहीं है। या फिर एक ऐसे जगह पे चला जाए जो कि भैकम वाले क्षेत्र हो, निर्वात हो। निर्वात मतलब जहां हवा नहीं हो, वायु रहित स्थान को निर्वात कहते हैं। तो क्या प्यारे बच्चों, निर्वात में यानी कि जहां पर वायु न रहे, क्या वहां पर प्रकाश गमन करेगा? बताओ बाबू। यानी कि अगर हम चांद पे जाकर के टॉर्च जलाएंगे तो क्या रात में उजाला करेगा, हाँ या ना? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। पृथ्वी पर तो टॉर्च जलाते हैं, एकदम रात में उजाला कर देता है। जैसे आपको हम दिखाते हैं एक चित्र, ठीक है ना? आपको हम एक चित्र दिखाते हैं, ये वाला चित्र को जरा आप लोग देखिए। इस चित्र को आप लोग देखिए। रात के समय में यह व्यक्ति टॉर्च जला रहा है। देखो बाबू, रात के समय में यह व्यक्ति क्या कर रहा है? टॉर्च जला रहा है। रात के समय में यह व्यक्ति जो है वो टॉर्च जला रहा है और पूरा देख रहे हैं ना, सड़क जो है वो उजला हो गया, पूरा सड़क पे लाइट आ गया। लेकिन क्या चांद पे जाकर के अगर ऐसे हम टॉर्च जलाएंगे तो क्या रोशनी होगा? यस। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं यस, और जो बच्चे यस कह रहे हैं उनका सही जवाब है। प्रकाश जो है वो निर्वात में भी गमन करती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताएं, प्रकाश का सबसे ज्यादा स्पीड निर्वात में ही होता है। इतना बड़ा फैक्ट है। प्रकाश का सबसे ज्यादा स्पीड निर्वात में ही होता है। निर्वाते में सबसे ज्यादा स्पीड से भागता है। समझ में आएगा कि नहीं आ गया? प्रकाश का जो चाल है वह निर्वात में ही सबसे ज्यादा होता है। यानी कि जहां पर हवा नहीं है ना, वहां प्रकाश और जल्दी जाता है और स्पीड में जाता है। तो बाबू याद रखिएगा आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण लाइन हम आपको बता रहे हैं। प्रकाश जो है वो निर्वात में भी गमन करती है, ठीक है ना? प्रकाश जो है वो निर्वात में भी गमन करती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात में भी गमन करती है। प्रकाश जो है वो निर्वात में भी गमन करती है। प्रकाश जो है वो निर्वात में भी गमन करती है। कोई बच्चे बता सकते हैं कि निर्वात में इसका स्पीड कितना होता है? निर्वात में इसका स्पीड कितना होता है? देखो बाबू, निर्वात में अगर इसका स्पीड देखा जाए, अगर बात करें निर्वात का और निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में हम बात करें प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल निर्वात में, तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है पता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी एक सेकंड में, आप सोचिए कि एक सेकंड कितना छोटा होता है। एक सेकंड में कितना दूरी तय करता है प्रकाश निर्वात में? तो बाबू 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। सोचिए, एक सेकंड में आप अपना एक डेग बढ़ा रहे हैं, एक कदम बढ़ाए, एक सेकंड तो लगा होगा एक कदम बढ़ाने में। जैसे हम यहां पे खड़े हैं, एक कदम बढ़ा करके हम यहां पर आ गए। यानी कि जितना देर में हम अपना एक कदम बढ़ाए, उतना देर में प्रकाश अगर निर्वात में रहेगा तो 3 लाख किलोमीटर चला जाएगा। सोच रहे हैं? जितना देर में हम एक कदम बढ़ा रहे हैं, उतना देर में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर जाएगा। 1-2 किलोमीटर की बातें नहीं कर रहे हैं, 100, 200, 400, 500 किलोमीटर का नहीं, 3 लाख किलोमीटर। सोचिए प्रकाश का स्पीड कितना होता है। प्रकाश का स्पीड कितना होता है बाबू, ये सोच लीजिए। प्रकाश का जो चाल होता है कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है ना?
और अगर इसको मीटर पर सेकंड में निकालेंगे, अगर मीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। यहां पे वैल्यू है किलोमीटर पर सेकंड में और वो है मीटर पर सेकंड में। समझ में आ गया ना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। सोचिए कितना स्पीड में प्रकाश भागता है। ऐसे ही नहीं प्यारे बच्चों, सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य हम लोगों से कितना दूर है? बहुत दूर है, बहुत दूर है। आंख में क्या हुआ? सूर्य जो है वो हम लोगों से बहुत दूर है, लेकिन सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना देर लगता है पता है आप लोगों को? बताओ बाबू, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना देर लगता है? बताइए जल्दी जल्दी से। 8 मिनट 20 सेकंड। याद रखिएगा, ठीक है ना? याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। 20 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। अच्छा, एक दूसरी और बात याद रखिएगा प्रकाश के बारे में, कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। आप लोग कभी ऐसे देखे हैं कि टॉर्च जलाए तो टॉर्च का रोशनी कहता है कि ना ना ना, सीधे ना जाएंगे, थोड़ा सा घुड़मुड़िया के जाएंगे, इससे होकर के जाएंगे। अगर प्यारे बच्चे यहां से आप अगर टॉर्च जलाए, यहां से अगर आप टॉर्च जलाए तो यह टॉर्च का जो प्रकाश होगा, यहां पे अगर आप एक टॉर्च जला दिए हैं, ध्यान से सुन लीजिए, अगर मान लिया जाए यहां पे आप एक टॉर्च जला, ठीक है ना, ये टॉर्च जला दिए, इस टॉर्च से प्यारे बच्चों प्रकाश निकला। इस टॉर्च से क्या निकला? एकदम उजला प्रकाश निकला, उजला प्रकाश, ठीक है, समझिएगा, इस टॉर्च से उजला प्रकाश निकला। तो ये जो उजला प्रकाश होगा माय डियर, ये कैसे जाएगा? ये एकदम सीधी रेखा में गमन करेगा। ये टॉर्च से जो प्रकाश निकला ना, एकदम सीधे जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे 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 होकर के जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसे होकर के नहीं जाएगा। एकदम ये जो टॉर्च का प्रकाश है ना, यह सीधी रेखा में गमन करेगा। यानी कि प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। याद रखिएगा, क्या लिखेंगे? कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है ना? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। क्लियर हुआ? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश एक वेव है प्यारे बच्चों, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अच्छा, मतलब बहुत ऐसा चीज है जिससे प्रकाश निकलता है। टॉर्च जला दिए उससे भी प्रकाश निकलता है, मोमबत्ती जला दिए उससे प्रकाश निकलता है, बल्ब जला दिए उससे प्रकाश निकलता है, बड़का वेपर लाइट जला दिए उससे भी प्रकाश निकलता है। लेकिन बता सकते हैं कि सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कौन ऐसा चीज है जो पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी कि जहां सबसे ज्यादा प्रकाश निकलता है? बताओ बाबू, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कोई बता सकते हैं? याद रखिएगा, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूरज है प्यारे बच्चों, ठीक है ना? लिखेंगे हम लोग कि पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूरज है। याद रहेगा? याद रहेगा बाबू? जल्दी से बताओ। लिखेंगे कि पृथ्वी वासियों के लिए, क्या लिखेंगे हम लोग? पृथ्वी वासियों के लिए, पृथ्वी वासियों के लिए, पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत, पृथ्वी वासियों के लिए
प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत, पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूरज है ना। पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूरज है। पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूरज है। ठीक है बाबू, समझ में आया आप लोगों को? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ बाबू, क्लियर हुआ? चलिए बहुत बढ़िया, सूरज है सभी बच्चों का जवाब। अच्छा एक बात और, यहां से एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए एक टॉर्च लिए प्यारे बच्चे, ठीक है ना, एक टॉर्च लिए, एक टॉर्च लिए, हम एक टॉर्च फिर से यहां पे बना देते हैं, है ना, हम बढ़िया कंपनी के ये टॉर्च है, यहाँ पे बल्ब लग गया, है ना, ये बल्ब लग गया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक जो आगे पीछे करने वाला है ना, बैटरी है। चलिए टॉर्च जला। अब प्यारे बच्चे एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर ये टॉर्च हम जलाएंगे तो मान लिया जाए यहां से प्रकाश निकला, ठीक है ना, यहां से ऐसे सीधे प्रकाश निकला, ठीक है, यहां से ये सीधे ऐसे प्रकाश निकलेगा, प्रकाश निकलेगा ना, यहां से सीधे ये प्रकाश निकला, ठीक है बाबू, समझिएगा जरा ध्यान से, यहां से सीधे ये ऐसे प्रकाश निकला। अब ये प्रकाश तो निकला, लेकिन अगर मान लिया जाए इसके बीच में हम कोई एक वस्तु रख दें, जैसे मान लिया जाए हम इसके बीच में एक ये वस्तु रख दें ऐसे, ठीक है ना, हम इसके बीच में ये वस्तु रख दें, मतलब प्रकाश जो निकल रहा है उसके बीच में हम एक वस्तु रख देते हैं, तो पता है क्या होगा, प्रकाश अपने रास्ते पे न जाकर के थोड़ा सा विचलित हो जाएगा, विचलित हो जाएगा मतलब साइड से, किनारे से मुड़ जाएगा। जैसे मान लिया जाए हम यहां पे एक छोटा सा वस्तु रख देते, हम यहां पे एक छोटा सा वस्तु रख दिए, अब क्या है कि ये वस्तु रखने से ये प्रकाश यहां से थोड़ा सा विचलित होकर के ऐसे निकलेगा, ठीक है ना, प्रकाश क्या हुआ, थोड़ा सा यहां से मुड़ गया, प्रकाश क्या हुआ, थोड़ा सा यहां से मुड़ गया, और पता है इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को विवर्तन कहा जाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है, विवर्तन, ठीक है बाबू, ये थ्योरी है, हम लोग थ्योरी कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यदि प्रकाश के रास्ते में, क्या लिखेंगे, यदि प्रकाश के रास्ते में एक छोटी सी वस्तु को रख दिया जाए, हम लिखेंगे, थ्योरी है बाबू, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, याद रखिएगा, यदि प्रकाश के रास्ते में, यदि प्रकाश के रास्ते में, यदि प्रकाश के रास्ते में एक छोटी सी वस्तु को रख दिया जाए, एक छोटी सी वस्तु को रख दिया जाए, यदि प्रकाश के रास्ते में एक छोटी सी वस्तु को रख दिया जाए, प्रकाश के रास्ते में एक छोटी सी वस्तु को रख दिया जाए, तो रख दिया जाए तो रख दिया जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय, प्रकाश सीधे चलने के बजाय, सीधे चलने के बजाय अपने पथ से, अपने अपने पथ यानी कि रास्ते से, अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाता है, 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 इस घटना को, इस घटना को विवर्तन कहा जाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है, विवर्तन, इस घटना को विवर्तन कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि विवर्तन किसे कहते हैं तो सेम परिभाषा चिपका दीजिए, ठीक है ना, अगर कोई आपसे पूछे कि विवर्तन किसे कहते हैं तो सेम चीज आप लोग बता दीजिएगा। समझ में आया बाबू, बताओ बाबू, समझ में आ गया? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में आ गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर, बताओ मेरे भाई,
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो एक बार जल्दी से बताइए कि यस सर कॉन्सेप्ट क्लियर। सभी बच्चे एक एक बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर जी कॉन्सेप्ट क्लियर है। सभी बच्चे एक बार कृपया कमेंट करके बताइए कि गुरुजी कॉन्सेप्ट क्लियर, डबल सी। कॉन्सेप्ट क्लियर है बाबू? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तब अब आते हैं आगे, ठीक है ना। अब देखो बाबू, जैसे जो प्रकाश है वो बहुत जगह से निकलता है। जैसे अभी हम आपको बोले ना कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सूरज है, वहां से सबसे ज्यादा प्रकाश निकल रहा है। बाकी प्रकाश तो और भी जगह से निकल रहा है। जैसे मान लिया जाए कि हमारे हाथ में ये मोबाइल है और इसमें हम टॉर्च जला दिए। अगर हम इसमें टॉर्च जलाए तो प्यारे बच्चे प्रकाश तो यहां से भी निकल रहा है, देख रहे हैं ना, प्रकाश यहां से भी निकल रहा है, प्रकाश तो यहां से भी निकल रहा है। अगर हम मान लिया जाए मोमबत्ती जला देंगे, अगर हम मोमबत्ती जलाएंगे तो जब हम मोमबत्ती जलाएंगे तो प्रकाश मोमबत्ती में से निकलेगा। घर में बल्ब जला रहे हैं तो प्रकाश बल्ब में से निकल रहा है। यानी कि जहां से भी प्रकाश आ रहा है, सुनना भाई मेरे ध्यान से, जहां से भी प्रकाश आ रहा है ठीक है ना भाई, याद रखिएगा। मतलब जहां से प्रकाश आए उसको कहते हैं प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत समझ में आ गया बाबू? सूर्य से प्रकाश आ रहा है तो सूर्य जो हो गया वो प्रकाश का स्रोत आ गया। समझ में आ गया ना। जैसे मान लिया जाए कि ये यहाँ पे बल्ब जल रहा है तो बल्ब जो है वो प्रकाश का स्रोत हो गया। मोमबत्ती जल रहा है तो वो प्रकाश का स्रोत हो गया। वेपर लाइट जल रहा है तो वो प्रकाश का स्रोत हो गया। मतलब जहां से प्रकाश आ रहा है उसको प्रकाश का स्रोत कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्रकाश का स्रोत मतलब वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। क्लियर हुआ? अगर कोई पूछ दे आप लोगों से क्वेश्चन कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, कोई पूछ दे कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, अगर कोई पूछे कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे भाई? लिखेंगे कि वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती हो, वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है, वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। वह वस्तु जहां से प्रकाश निकला उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब, ऐसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती। जैसे मोमबत्ती जलेगा तब ना प्रकाश निकलेगा। मोमबत्ती अगर जल नहीं रहा है तो वहां से प्रकाश निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, सूरज, चंद्रमा, कुछ भी। अच्छा एक चीज आप लोग, एक जीव जानते होंगे रात में उड़ता है, भगजोगनी, जिसको जुगनू कहते हैं, जानते हैं ना? जुगनू से भी प्रकाश निकलता है। देखते हैं हरे रंग का प्रकाश निकलता है उसके शरीर से, ठीक है ना। हरे रंग का प्रकाश जुगनू के शरीर से निकलता है। तो बाबू जुगनू भी जो हो जाएगा ना वो प्रकाश स्रोत हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा। जुगनू, लालटेन, ये इत्यादि कर दीजिए, कितना सारा लिखते रहेंगे, सबसे तो प्रकाश निकलता है। ठीक है ना। यानी कि प्यारे बच्चों जहां से भी प्रकाश निकल रहा है उसको प्रकाश का स्रोत कहेंगे। क्लियर हुआ? जहां से भी प्रकाश निकल रहा है उसको प्रकाश का स्रोत कहेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया? अच्छा, अब प्रकाश का भी स्रोत दो प्रकार का होता है। अब समझिएगा इसको जरा ध्यान से। प्रकाश का भी स्रोत दो प्रकार से होता है।
एक ऐसा स्रोत जो कि प्राकृतिक है, जिसको मानव ने नहीं बनाया, वहां से प्रकाश निकल रहा है, और एक ऐसा स्रोत जिसको मानव ने बनाया, वहां से प्रकाश निकल रहा है। जैसे सूर्य हो गया, तो सूर्य कोई मानव बनाया है। अरे सूर्य को कोई आदमी बनाया है जी? कोई आदमी कहेगा कि हम सूर्य को बना दिए हैं? कोई आदमी अगर कहेगा ना तो उसको मार के लोग थूर थार देगा, अरे तू बड़का बन गया है, 30 मार कहां, भगवान से ऊंचा तू ही हो गया। सूर्य को किसी ने नहीं बनाया, चंद्रमा को किसी ने नहीं बनाया। जो स्टार है, रात में दिखाई पड़ता है, जिसको कहते हैं तारा, वहां से भी प्रकाश निकलता है ना। तो सूर्य हो गया, तारा हो गया, चंद्रमा हो गया, जुगनू हो गया, ये सब प्राकृतिक स्रोत है। सब क्या है? प्राकृतिक स्रोत। तो बाबू ध्यान रखिएगा कि प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार का? दो प्रकार का। लिखेंगे कि प्रकाश स्रोत भी दो प्रकार का होता है। प्रकाश स्रोत भी दो प्रकार का होता है। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। प्रकाश स्रोत भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला हो गया बाबू, ध्यान रखिएगा, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। कहेंगे पहला प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। पहला हो गया प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। और दूसरा क्या हो गया? अच्छा, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत में क्या आएगा? प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत में क्या आएगा? तो हम लोग लिखेंगे सूर्य जो है वो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य के बाद चंद्रमा जो है वो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। चंद्रमा के बाद हम लिख देंगे तारे जो है वो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। जुगनू हो गया प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। तो प्यारे इत्यादि कर दीजिए। ये सब क्या है? प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। ये सब क्या है? प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत, प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत, प्रकाश का मानव निर्मित, प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। तो प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत क्या हो जाएगा? जैसे लालटेन जो है वो कौन बनाया है? कोई आदमी बनाया है? लालटेन को भगवान बना दिए? नहीं। तो लालटेन कोई आदमी बनाया है ना, तो लालटेन हो गया मानव निर्मित स्रोत। हम लिखेंगे दिया बनाया है, आदमी बनाया है भाई, है? मोमबत्ती कोई आदमी बनाया है। यानी कि जो चीज आदमी बनाया उसको कहेंगे मानव निर्मित स्रोत। समझ में आया मेरे बाबू? बताओ जल्दी से, समझ में आ गया ना? ध्यान रखिएगा। तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार का, क्लियर हुआ? अगर लघु तरीय में आ जाए सेम टू सेम लिखिएगा, एक पॉइंट भी नहीं कटेगा। ठीक है? यहां तक बताओ बाबू, समझ में आ गया? यहां तक अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया हो तो जल्दी जल्दी से बता दीजिए। आ गया है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। सब बच्चों को आ गया? चलिए, अच्छा, अब यहां से एक चीज और याद रखिएगा, ठीक है ना? अब वो चीज हम आपको लिख करके नहीं बताएंगे, क्योंकि वो जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं। कभी परीक्षा में ऐसा पूछता नहीं है, बस जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, ठीक है ना? ये चीज बाबू ध्यान रखिएगा, ये कभी परीक्षा में ऐसे पूछा नहीं है, बस जानकारी के लिए आप लोग याद रखिएगा। आत्मदीप्त पदार्थ, प्रदीप्त पदार्थ और दीप्तिमान पदार्थ, ये तीन प्रकार के पदार्थ और होते हैं, ठीक है ना? आत्मदीप्त क्या है, प्रदीप्त क्या है और दीप्तिमान क्या है, इसको समझिएगा थोड़ा सा ध्यान। ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है उसको आत्मदीप्त कहते हैं। आत्म मतलब अपना, दीप्त मतलब प्रकाश, यानी कि जिसके पास खुद अपना प्रकाश हो उसको कहते हैं आत्मदीप्त प्रकाश। समझिएगा बाबू, आत्म मतलब क्या होता है? आत्म मतलब हो गया अपना, ठीक है ना? और दीप्त मतलब होता है प्रकाश, दीप्त मतलब होता है प्रकाश, यानी कि जिसके पास खुद अपना प्रकाश हो उसको कहते हैं आत्मदीप्त पदार्थ। जैसे बाबू आप बताइएगा, हम टॉर्च जला दिए तो क्या टॉर्च के पास अपना प्रकाश है? नहीं, बैटरी चार्ज होता है, बैटरी के चार्जर से ही चलता है, बैटरी से नहीं चल रहा है, तो इसके पास अपना प्रकाश नहीं है, दूसरा से एनर्जी लेता है तब जाकर के जलता है। लेकिन कौन ऐसा चीज है जिसके पास अपना प्रकाश है,
जिसको कहीं से चार्ज होने का जरूरत नहीं है। अगर आप लालटेन जलाते हैं तो उसमें किरासन तेल लगता है, मिट्टी का तेल, तब ना वो जलता है। दिया जलाते हैं तो उसमें बाबू क्या लगता है, मिट्टी का तेल लगता है। मोमबत्ती जलाते हैं तो उसमें क्या जलता है, उसमें क्या जलता है, मोम जलता है, यानी कि वो दूसरा से एनर्जी ले रहा है। लेकिन कोई ऐसा चीज जो कि खुद के प्रकाश से प्रकाशित हो, कोई दूसरा से वो एनर्जी ना ले, बाबू बताओ जल्दी से। सूरज हो गया, वाह बहुत बढ़िया। जैसे सूरज हो गया, तारा हो गया, जुगनू हो गया है, तो ये सब क्या है, मतलब इन सब के पास अपना प्रकाश है। ये दूसरों से प्रकाशित नहीं होता है, दूसरा से ये प्रकाश नहीं लेता है, इन सब के पास खुद अपना प्रकाश है। तो प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा, जिसके पास खुद अपना प्रकाश है, ठीक है ना, जो स्वयं प्रकाश को निकालता है, उसको कहते हैं हम लोग क्या, उसको कहते हैं आत्मदीप्त पदार्थ। उसको क्या कहते हैं, आत्मदीप्त। और इसका सीधा उल्टा है क्या, इसका सीधा उल्टा है अदीप्त पदार्थ। देखिए आत्मदीप्त पदार्थ हो गया, इसी को कहते हैं प्रदीप्त और इसी को कहते हैं दीप्तिमान। ये तीनों एक ही नाम है, ठीक है ना। सॉरी हमको लगता है इसके पहले वाले में थोड़ा सा कुछ बोल दिए कि अलग अलग है। ये तीनों एक ही है, आत्मदीप्त कह लीजिए, प्रदीप्त कह लीजिए और दीप्तिमान कह लीजिए, तीनों एक ही चीज है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक चीज और आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा बाबू, यहां पे अदीप्त क्या है, यहां पे क्या है, अदीप्त। सीधे इसका उल्टा कर दीजिए, जिसके पास खुद अपना पता, ये जिसके पास खुद अपना प्रकाश नहीं होता ना, उसको कहते हैं अदीप्त पदार्थ। जैसे हमारा शरीर हो गया, हमारा शरीर आपको दिखाई तब पड़ रहा है जब हमारे शरीर पे प्रकाश पड़ रहा है, यानी कि हम स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर रहे हैं, दूसरे के प्रकाश के उपस्थिति में हम बस दिखाई दे रहे हैं। जैसे हमारे हाथ में ये रिमोट है, ये आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या इसके पास खुद का प्रकाश है, नहीं, इस पर प्रकाश पड़ रहा है तब ये आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, दूसरे के प्रकाश के उपस्थिति में वो आपको दिखाई दे, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अदीप्त पदार्थ कहते हैं। क्लियर समझ में आया बाबू, जल्दी से बताओ आप लोग, समझ में आ गया ना, ध्यान दीजिएगा। तो एक हो गया अदीप्त पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, उसको अदीप्त पदार्थ कहते हैं। और तीसरा हो गया प्रकीर्णन। प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकीर्णन किसे कहते हैं, देखो बाबू प्रकीर्णन मतलब होता है बिखरना। प्रकीर्णन मतलब क्या होता है, बिखरना। समझ में आ रहा है, प्रकीर्णन मतलब क्या होता है, बिखरना, यानी कि प्रकाश का बिखराव। हमारे वायुमंडल में बहुत सारे सूक्ष्म कण हैं, हमारे वायुमंडल में बहुत सारा सूक्ष्म कण है। जब प्रकाश उस सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वो सूक्ष्म कण जो है वो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, ठीक है ना। प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित। जैसे आप देखते होंगे कभी कभी कि वायुमंडल में बाहर में जब सूर्य का प्रकाश, चाहे आप रूम में देखिएगा, खिड़की से एक छोटा सा प्रकाश आएगा ना, तो देखिएगा कि रास्ता में बहुत सारा धूल कण उड़ते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण होते हैं। और जब उस धूल कण पर प्रकाश पड़ता है, जब उस धूल कण पर प्रकाश पड़ता है तो वो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद उस प्रकाश को वो चारों तरफ बिखेर देता है, उस प्रकाश को वो चारों तरफ छितरा देता है। उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ में आया बाबू, समझ में आ गया ना। तो याद रखिएगा, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके फिर उसे चारों ओर विकृत कर देता है, यानी कि फैला देता है। इस प्रक्रिया को ही प्रकीर्णन कहते हैं। एक बच्चे लिख रहे हैं कि सर यह सब पढ़ चुके हैं। अच्छी बात है भाई, आप लोग पढ़े होंगे, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं पढ़े होंगे, पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे आप लोग, लेकिन दोबारा रिवीजन पर्पज से ही देख लीजिए, क्या दिक्कत है।
समझ में आया बाबू? हाँ, तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम एक चीज आपको बताने जा रहे हैं जो प्रकाश में लगभग बार बार पूछता है, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए कि ये प्रकाश है और प्रकाश का भी एक रास्ता होता है, प्रकाश का भी एक रास्ता होता है, प्रकाश का भी एक पथ होता है। समझिएगा जरा ध्यान से। जैसे मान लिया जाए कि हम कोई टॉर्च जलाए तो ये अपना रास्ता पकड़ के बेचारा सीधे चला जाता है, समझ रहे हैं ना। जैसे हम कोई टॉर्च जलाए तो ये रास्ता पकड़ के अपना सीधे चला जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रकाश जिस रास्ते पर चलता है, ठीक है ना, प्रकाश जिस रास्ते पे चलता है, प्रकाश जिस पथ पे चलता है, उसके दिशा को कहते हैं रे, यानी कि किरण। क्या कहते हैं? किरण। ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे बाबू, अगर कोई आपसे पूछ दे किरण किसे कहते हैं, ठीक है ना, अगर कोई आपसे पूछ दे किरण किसे कहते हैं, क्वेश्चन रहेगा किरण किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं। अगर रहेगा कि किरण किसे कहते हैं तो क्या बताइएगा? अगर रहेगा कि किरण किसे कहते हैं तो क्या बताइएगा? लिखिएगा कि प्रकाश जिस पथ पर चलता है या फिर एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं, ठीक है ना। प्रकाश जिस पथ पर चलता है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। दिशा को किरण कहते हैं। दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। या फिर इसका एक अलग परिभाषा भी होता है, अगर आप चाहें तो वो परिभाषा भी देख सकते हैं कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। सीधे लिख सकते हैं एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को, सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को, सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। प्रकाश को किरण कहते हैं। क्या समझ में आ गया बाबू? एक सरल रेखा पर अगर कोई प्रकाश चल रहा है तो उसको किरण कहते हैं। लेकिन 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 समझिएगा आप जरा ध्यान से। अब मान लिया जाए कि छोटा छोटा टॉर्च हम 5 गो ले लिए, ठीक है ना, छोटा छोटा टॉर्च हम 5 गो ले लिए। अब जैसे मान लिया जाए कि ये भी एक टॉर्च है, ये भी एक टॉर्च है, और हम मान लेते हैं ये भी एक टॉर्च, हम 4-5 गो टॉर्च ले लिए और सब टॉर्च के एक बार जलाएंगे तो यहां से 5 गो किरण निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा बाबू? अगर हमारे हाथ में 5 गो टॉर्च है तो 5 गो किरण निकलेगा ना, और जब 5 गो किरण निकलेगा तो यह किरण का समूह बन गया। क्या बन गया? किरण का समूह बन गया। तो बाबू ध्यान रखने, एकदम ध्यान रखिएगा कि किरण का अगर समूह बन जाए तो किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है ना। अगर किरण का समूह बन जाए तो किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहेंगे। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज, किरण पुंज से कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे? किरणों के समूह को, लिखेंगे किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज। जैसे मान लिया जाए कि एक किरण ये वाला हो गया, 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 एक किरण ये, मतलब किरणों का समूह है, उसको किरण पुंज या प्रकाश पुंज भी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। याद आया? किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहेंगे। समझ में आ रहा है बाबू? बताओ जल्दी से। और ये प्रकाश पुंज जो होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। ये प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। याद रखिएगा, लिखेंगे यह प्रकाश पुंज यानी कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं।
किरण पुंज, किरण पुंज तीन प्रकार के होते, तीन प्रकार के होते। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला कौन है? पहला है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। दूसरा कौन सा है? दूसरा है अपसारी किरण पुंज, ध्यान रखिएगा। और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी या अपसारी, कुछ हो लिखिए, पहले आगे पीछे कोई लिख दीजिए। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा हो गया अपसारी किरण पुंज, अपसारी पुंज, अपसारी। समझ में आ गया ना? अपसारी किरण पुंज। क्लियर हुआ बाबू? बताओ जल्दी से। अपसारी किरण पुंज समझ में आया आप लोगों को? बताइए। हाँ, ग्रुप ऑफ रे इज कॉल्ड किरण पुंज। बढ़िया है, ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक चीज जरा ध्यान से समझिएगा, हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं और बाकी फिर आपको परिभाषा दिखा देंगे बाबू। एक चीज आप लोग समझिएगा, जैसे हम सबसे पहले समझते हैं समांतर किरण पुंज, ठीक है ना? हम सबसे पहले समझते हैं समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज हम सबसे पहले देखते हैं। समझिएगा, समांतर रेखा तो आप लोग पढ़े होंगे गणित में। गणित में आप लोग समांतर रेखा पढ़े हैं ना, समांतर रेखा। तो प्यारे बच्चों, आप देखते होंगे कि एकदम एक लाइन में जो रेखा जा रहा है उसको कहते हैं समांतर रेखा। जैसे मान लिया जाए यह एक रेखा है, ठीक है ना, ये जा रहा है सीधे, एक किरण है, प्रकाश के किरण सीधे जा रहा है, एकदम इसी के पैरेलल, इसी के समांतर एक और किरण जा रहा है, इसी के समांतर एक और किरण जा रहा है, इसी के समांतर एक और किरण जा रहा है, इसी के समांतर एक और किरण जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, अगर किरण समानांतर चल रहा हो, अगर किरण एकदम पैरेलल चल रहा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं समांतर किरण पुंज। अगर किरण एकदम समांतर जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना? अच्छा, ये तो हो गया समांतर किरण पुंज। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों अभिसारी किरण पुंज। इसके बाद आता है अभिसारी। क्या आता है? अभिसारी किरण पुंज। क्या आता है? अभिसारी किरण पुंज। क्या आता है? अभिसारी किरण पुंज। अच्छा, अभिसारी किरण पुंज क्या है तो समझिएगा। जैसे मान लिया जाए कि एक प्रकाश का किरण तो ऐसे सीधे गया, ठीक है ना, यहां पे एक बिंदु है जहां पर एक प्रकाश का किरण गया, एक प्रकाश का किरण ऐसे गया लेकिन इसी बिंदु पर जाकर के मिला, है ना, इसी बिंदु पर जाकर के मिला। एक प्रकाश का किरण इधर से आया लेकिन इसी बिंदु पर जाकर के मिला। एक प्रकाश का किरण यहां से गया लेकिन इसी बिंदु पर जाकर के मिला। यानी कि प्यारे बच्चों आप समझिएगा, अलग अलग जगह से प्रकाश का किरण जा रहा है और मिल रहा है, ठीक है ना, अलग अलग जगह से प्रकाश का किरण जा रहा है और मिल रहा है, लेकिन एक ही बिंदु पर मिल रहा है। तो अगर प्रकाश का किरण एक ही बिंदु पर मिले, ठीक है ना, समझ में आ गया बाबू? तो एक ही बिंदु पर आकर के प्रकाश का किरण जमा हो रहा है। तो अगर प्रकाश का किरण एक बिंदु पर आकर के जमा हो तो उसको कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। और प्यारे बच्चों, एक सबसे लास्ट बच गया अपसारी किरण पुंज। सबसे लास्ट क्या बच गया? अपसारी। सबसे लास्ट में क्या बच गया? अपसारी। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या है? ये सीधे उल्टा है। इसमें क्या होता है कि एक बिंदु है और यहां से प्रकाश फैलते हुए दिखाई देता है, ठीक है ना, एक बिंदु से प्रकाश सब जगह फैल रहा है, ठीक है ना बाबू। यानी कि एक बिंदु यहां पर है और यहां से सब जगह प्रकाश फैल रहा है, तो इसको कहते हैं अपसारी किरण पुंज। समझ में आया?
इसको क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान रखना आप लोग कि अगर आपसे पूछा जाए समांतर किरण पुंज क्या है, तो बताइएगा ऐसा किरण पुंज जिसपे सभी किरणें आपस में समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अगर सभी किरण समांतर रहे तो उसको समांतर किरण पुंज कहते हैं। ऐसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के जमा हो, अगर एक बिंदु पर आकर के जमा हो रहा है तो उसको कहेंगे हम लोग अभिसारी किरण पुंज। और सबसे लास्ट में बताए कि ऐसा किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है तो उसको अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है ना? एक दूसरे से मतलब यहां से एक बिंदु है, यहां से किरण जो है वो फैल रहा है, तो अगर किरण फैलता हुआ प्रतीत हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। यहां तक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बताओ बाबू। हाँ, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करते हैं ना उनका कभी हार नहीं होता है, ध्यान रखिए। यहां तक क्लियर हुआ? बताओ जल्दी से। यहां तक क्लियर हो गया तो एक बार जल्दी से बताइए कि यस सर क्लियर हो गया। क्लियर हुआ? चलिए बहुत बढ़िया। कॉन्सेप्ट क्लियर? सर ये सब तो आसानी से समझ में आ जा रहा है, क्या बात है। अब देखो बाबू, अब इसके बाद एक टॉपिक है, इसको आप लोग बड़े गौर से पढ़िएगा। ये सब तो आप लोग पहले से जानते होंगे, ठीक है ना, इसलिए हम इसको समझा देते हैं। कह रहा है कि पदार्थ के गमन के आधार पर प्रकाश, ये पदार्थ के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते? तो पदार्थ 3 प्रकार के। एक होता है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। अब ये क्या होता है? जैसे मान लिया जाए हमारे हाथ में प्यारे बच्चों एक किताब है। अब किताब में हम इधर से अगर टॉर्च जलाएंगे तो ये रोशनी क्या इस तरफ आ जाएगा? आ जाएगा बाबू? नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। हमारे हाथ में अगर कोई लकड़ी रहे, ठीक है ना, चाहे हमारे हाथ में ये कीबोर्ड है, ये प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक, अगर ये प्लास्टिक के आर पार अगर प्रकाश नहीं जा रहा है, अगर हम इधर से टॉर्च जलावे और प्रकाश अगर इस तरफ नहीं आ रहा है, मतलब समझेंगे कि ये पारदर्शी नहीं है। लेकिन आप देखते हैं कि आप जो चश्मा पहनते हैं उसमें आपको आर पार दिखाई पड़ जाता है। चश्मा पहनते हैं उसमें आर पार दिखाई पड़ता है ना। खिड़की में जो शीशा लगा हुआ रहता है, देखते हैं कि खिड़की के शीशा से बाहर हमको दिखाई पड़ जाता है। इसमें आप चेहरा देखते हैं उसमें बाहर नहीं दिखेगा, आर पार नहीं दिखेगा, लेकिन खिड़की में जो शीशा लगा है उससे आर पार दिख जाता है। यानी कि आप टॉर्च जलाइएगा तो प्रकाश आर पार कर जाएगा। यानी कि वो ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसको कहते हैं पारदर्शी। जिसमें प्रकाश आसानी से पार नहीं करे उसको कहते हैं अपारदर्शी। और जिसमें प्रकाश अंशतः पार करे, मतलब जैसे मान लिया जाए कि एक कांच लिए जो कि पारदर्शी कांच है और उसको बढ़िया से पक्का पर घिस दिए, अब घिस दीजिएगा ना तो उससे प्रकाश पार नहीं करेगा। ये जैसे मान लिया जाए कि एक किताब में एक पन्ना ले लिए, ठीक है ना, ये पन्ना हम ले लिए, अब इस पन्ना में आर पार आप थोड़ा सा देखिएगा तो प्रकाश पार कर जाएगा। जैसे देखिए हम एक चीज आपको दिखाते हैं, हमारे हाथ में एक लाइट है, ये लाइट पटका गया है ना तो खराब हो गया, जल जाए। भाई जल जाना, हाँ जल रहा है। देखो बाबू, ये हमारे हाथ में क्या है? एक पन्ना है। आप देखिएगा हम इधर से टॉर्च जलाएंगे शायद आपको दिखेगा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, थोड़ा नजदीक आते हैं। देखिए तो हम इधर से टॉर्च जला रहे हैं, आपको दिख रहा है बाबू? ये टॉर्च हम जला रहे हैं, हमारे हाथ में एक टॉर्च है, छोटा सा टॉर्च है, और देखिए हम जला रहे हैं, आपको दिख रहा है क्या? देखो बाबू, हम इस तरफ से टॉर्च जला रहे हैं, आपको दिख रहा है हाँ या ना? दिख रहा है ना? दिख रहा होगा आप लोगों को। हम इधर से टॉर्च जला रहे हैं, टॉर्च का प्रकाश आप लोगों को दिख रहा है, दिख रहा है ना? दिख रहा होगा। लेकिन अगर हम इस कागज में सरसों का तेल लगा दें, इस तरफ भी बढ़िया से सरसों का तेल लगा दें और इस तरफ भी सरसों का तेल लगा दें, तो फिर ये आधा अधूरा दिखेगा, बढ़िया से नहीं दिखेगा। यानी कि प्रकाश जो है वो पार
कुछ करेगा कुछ नहीं करेगा। यानी कि जो ध्यान रखिएगा, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकले उसे पारभासी कहते हैं। मतलब पूरा बाहर नहीं निकले, अंशतः मतलब थोड़ा बहुत बाहर निकले, उसको हम लोग कहते हैं पारभासी। प्यारे बच्चों, जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाए वो पारदर्शी, प्रकाश की किरणें अगर बाहर नहीं निकले तो उसको कहते हैं हम लोग अपारदर्शी, और प्रकाश की किरणें अंशतः पार करे तो उसको हम लोग कहते हैं पारभासी। समझ में आया? सब बच्चों को समझ में आ गया है तो एक बार बताइए यस सर समझ में आ गया है। सब बच्चों को अगर समझ में आ गया है तो एक बार बताइए समझ में आ गया है। बताओ बाबू, समझ में आ गया? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। समझ में आ गया है तब तो बहुत बढ़िया है ना। तो आज यहीं तक रहने दे क्या? चलो आज यहीं तक रहने देते है ना। अब प्रकाश के बारे में लगभग सब बता ही दिए हैं, थोड़ा सा एक दो टॉपिक और बचा है। अगली क्लास में हम परावर्तन पढ़ाएंगे। अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या है ये हम आप लोगों को अगली क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए आप लोग तैयार रहिएगा परावर्तन पढ़ने के लिए, ठीक है बाबू। आप लोग परावर्तन पढ़ने के लिए अगली क्लास से तैयार रहिए, ठीक है ना। आज बताइए क्लास ये कैसा आया? पूरा समझ में आ गया बाबू? ये क्लास क्या पूरा समझ में आ गया? इस क्लास को एक बार दोबारा आप लोग फिर से देखिए, इस क्लास को एक बार फिर से आप लोग दोबारा देखिए, तब जाकर के आपको बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है ना। इस क्लास को दोबारा एक बार जरूर देखिएगा आप लोग, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से समझ, है ना। पूरा क्लास को देखिएगा एक बार दोबारा, तब आपको समझ में आएगा। और हमें लग रहा है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एक आध बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ में ना आया हो अगर थोड़ा बहुत, तो दोबारा इस क्लास को देखिएगा, नहीं तो सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है ना। बाकी फिर अगली क्लास में मिलते हैं, थोड़ा बहुत और टॉपिक जो बचा हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रकाश में, और उसके बाद हम लोग आएंगे परावर्तन में, ठीक है ना बाबू। तो बस मेहनत करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद